Hello aspirants, in this short session we will talk about rubber cultivation because there was news that India is facing acute shortage of natural rubber and इसी वजह से prices increase हो रहे हैं इसके। तो इसके बारे में जानेंगे थोड़ा। और इससे पहले 2021 में एक न्यूज थी with respect to first ever genetically modified rubber planted in Assam। हम लोग फोकस कर रहे हैं नॉर्थ ईस्ट में रबर कल्टीवेशन को प्रमोट करने की ड्यू टू जो भी हमें कैरेक्टरिस्टिक्स चाहिए यहाँ पर इसको कल्टीवेट करने के लिए वो सारी चीजें हमें नॉर्थ ईस्ट में मिलती है। बट एट द सेम टाइम वहां का क्लाइमेट थोड़ा सा अलग है, उसी के लिए हमने यहाँ पर जेनेटिकल मॉडिफिकेशन किया हुआ है। ठीक है, तो इसके बारे में जानेंगे। पहले कुछ फैक्ट्स देख लेते हैं। ये यहाँ पर आप जो देख रहे हैं लेटेक्स, ठीक है, ये पेड़ से मिलता है हमें और इसी के थ्रू हम लोग नेचुरल रबर बनाते हैं। सो नेचुरल रबर इट इज प्रोड्यूस फ्रॉम प्लांट्स एंड क्लासिफाइड एज ए पॉलीमर। Natural rubber is obtained from the latex, that is whitish milky fluid containing proteins as well as starch and alkaloids that are produced by many plants. इसके अलावा सिंथेटिक रबर भी बनाया जाता है थ्रू वेरियस केमिकल प्रोसेस इन द फैक्ट्री इटसेल्फ। एंड अगर फैक्ट्स की बात करें तो इंडिया इज थर्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर एंड फोर्थ लार्जेस्ट कंज्यूमर ऑफ नेचुरल रबर। और अगर दोनों को हम साथ में पूछें नेचुरल रबर एज वेल एज सिंथेटिक रबर तो इंडिया इज फिफ्थ लार्जेस्ट कंज्यूमर। ओके, ये फैक्ट्स याद रखिएगा। केरल ऑलमोस्ट 90% हमारा जो रबर प्रोडक्शन है वो अकेले केरल से होता है। ठीक है, इसके अलावा त्रिपुरा इज द सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर और नॉर्थ ईस्ट में ही प्रमोट करने के लिए हम लोग यहाँ पर जेनेटिक मॉडिफिकेशन का यूज किया है। इंडिया एक्सपोर्ट भी करता है काफी सारा नेचुरल रबर, एट द सेम टाइम इंपोर्ट भी करता है डिपेंडिंग अपॉन इट्स क्वालिटी एंड यूज कि हम किस सेक्टर में इसको यूज करना चाहते हैं। सिमिलरली कल भी मैंने आपको याद कराया था अबाउट द ऑयल पाम कि इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स याद रखिए, क्या क्या चाहिए होता है। एंड हमेशा आप जब 12th के एनसीईआरटी भी पढ़ेंगे वेरियस क्रॉप्स, इस तरह के क्वेश्चन पहले आते थे यूपीएससी प्रीलिम्स में, तो हमेशा इन तीन डायमेंशन पे ही याद रखिएगा कि किस क्रॉप को कितना टेम्परेचर चाहिए। तो यहाँ पर इसको टेम्परेचर की जरूरत होती है 25 डिग्री टू 35 डिग्री। जनरली वार्म क्लाइमेट प्रेफर करता है। ठीक है, ये भी एक्चुअली ट्रॉपिकल प्लांट ही है और वहीं से आया है ब्राजील साइड से। ओके, वहां आप अमेजोन के क्लाइमेट को एक बार इमेजिन कीजिए, अमेजोन जंगल का क्लाइमेट कैसा होता है, बस एग्जैक्टली वही कैरेक्टरिस्टिक्स आपको यहाँ पे लिखनी एग्जैक्टली। रेनफॉल की बात करें तो अराउंड 200 टू 300 सेंटीमीटर की रेनफॉल चाहिए होती है एंड इट शुड बी वेल डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू आउट द ईयर। ठीक, ऐसा नहीं कि 4 महीने हुई और उसके बाद 8 महीने बिल्कुल खाली है, नो। ओके, ह्यूमिडिटी, इसे भी ऑयल पाम की तरह ही अराउंड 80% की ह्यूमिडिटी की जरूरत पड़ती है। एक कंसिस्टेंट मॉइस्चर लेवल मेंटेन होना चाहिए यहाँ पर, तभी ये रबर ट्री जल्दी कल्टीवेट हो सकते हैं। एट द सेम टाइम सनलाइट की अगर हम बात करें तो देखिए फोटोसिंथेसिस की यहाँ जरूरत है, बट ये जो ट्रीज हैं दे शुड बी प्रोटेक्टेड फ्रॉम द स्कॉर्चिंग सन, स्पेशली जब इसकी अर्ली स्टेज हो ग्रोथ की प्लांट के। ओके, सो हमें सनलाइट चाहिए एडिक्वेट, बट जब इसकी अर्ली स्टेज है ग्रोथ की प्लांट की उस टाइम पर हमें प्रोटेक्ट करना होता है इसको सन की स्कॉर्चिंग हीट से। ठीक है, इसीलिए केरल में इसका कल्टीवेशन ज्यादा किया जाता है और नॉर्थ ईस्ट में प्रमोट किया जा रहा है इसको। सॉइल की बात करें तो जैसे कि ऑयल पाम के लिए था उसी तरीके से यहाँ भी वेल ड्रेन्ड एंड लूमी सॉइल की हमें जरूरत होती है एंड इट शुड बी रिच इन न्यूट्रिएंट एज वेल एज इसका भी पीएच सेम ही है 5 टू 6 पॉइंट। ओके, इस रेंज में होना चाहिए। एल्टीट्यूड, ऑयल पाम हम लोग 500 से ऊपर नहीं ग्रो कर सकते थे एल्टीट्यूड में, यहाँ भी आइडियल एल्टीट्यूड माना जाता है 400 मीटर अबव सी लेवल, बट ज्यादा से ज्यादा आप 600 मीटर तक भी जा सकते हो। ठीक है, तो ये इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स हो गई ग्रो करने के लिए। सिमिलरली अगर हम बात करें कि कहाँ कितना ग्रो किया जाता है तो केरल, यहाँ पे सबसे ज्यादा प्रोडक्शन होता है, अराउंड 90% ऑफ आर टोटल प्रोडक्शन केरल से आता है। देन तमिलनाडु में सिर्फ कन्याकुमारी डिस्ट्रिक्ट से थोड़ा सा प्रोडक्शन होता है एंड कर्नाटक ऑल्सो हैव सुटेबल क्लाइमेटिक कंडीशन एंड सेकंड नंबर पे आता है त्रिपुरा एंड अदर नॉर्दर्न ईस्टर्न स्टेट्स। ठीक है, यहाँ पर भी रबर कल्टीवेशन काफी किया जाता है। नाउ जब मैंने आपको ये न्यूज एनालिसिस के साथ पढ़ाया था वर्ल्ड्स फर्स्ट जीएम मॉडिफाइड रबर, तब मैंने आपसे कहा था प्लीज इस जीन का नाम याद रख लीजिएगा, ये अगर पिछले साल प्रीलिम्स में नहीं आया तो इस साल आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर हमने एक एडिशनल जीन बनाया यूज किया है MnSOD, दैट इज मैग्नीज कंटेनिंग सुपर ऑक्साइड डिस्मिटेज। This was inserted in the plant which is expected to tide over the severe cold condition during winter in the northeast। अब नॉर्थ ईस्ट में ग्रो करने में दो प्रॉब्लम आ रही थी। पहला कि यहाँ पे बहुत ही सीवियर कोल्ड कंडीशन हो जाती है ड्यूरिंग विंटर और इस वजह से आपकी जो सॉइल है उसमें वो नमी नहीं रहती, वो ह्यूमिडिटी नहीं रहती। ओके, और इसी को ओवरकम करने के लिए हमने ये जीन एक्स्ट्रा इसमें ऐड किया है बिकॉज दिस जीन विल गिव द प्लांट द एबिलिटी टू प्रोटेक्ट
from adverse effects of severe environmental stress such as cold as well as drought. क्योंकि जैसे कि ये नेटिव है वार्म ह्यूमिड अमेजोन फॉरेस्ट का, सो ऑब्वियसली इट इज नॉट नेचुरली सूटेड फॉर कोल्डर कंडीशन नॉर्थ ईस्ट, राइट, बट उसमें त्रिपुरा में अच्छा खासा प्रोडक्शन हो रहा है, तो उसी को हमें उसी के कंपैटिबल बनाने के लिए हमने यहाँ पर इस एक्स्ट्रा जीन को ऐड किया है, ठीक, क्योंकि जब विंटर्स वगैरह आते हैं तो आपकी जो सॉइल है वो भी ड्राई हो जाती है थोड़ी, ठीक है, और हमें ड्राई सॉइल नहीं चाहिए। तो कॉजेस पर आते हैं, आखिर जो न्यूज है कि इसका प्रोडक्शन डिक्रीज हो रहा है तो वो क्यों हो रहा है, तो यहाँ पे कॉजेज को समझते हैं। 5 कॉजेज हैं जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट है डिमांड सप्लाई गैप, क्योंकि हमारे यहाँ पर नेचुरल रबर की डिमांड ज्यादा है जबकि सप्लाई कम हो रहा है, इसलिए हमें बहुत ज्यादा इंपोर्ट करना पड़ता है इसको, ठीक। उसके अलावा जो हमारा 70% नेचुरल रबर है इट इज कंज्यूम बाय द टायर इंडस्ट्री अलोन, और बाकी का 30% जो होता है वो नॉन टायर इंडस्ट्रीज में जाता है, जैसे आपकी बलून्स, ठीक है, मैट्रेसेस एंड ऑल दोस थिंग्स। अब ये जो नॉन टायर इंडस्ट्रीज है ये मोस्टली होती है स्मॉल एंड मार्जिनल एंटरप्राइजेस, एंड ये सबसे ज्यादा सफर कर रही है क्योंकि यहाँ पर प्रोडक्शन कम हो रहा है और उस वजह से इसके प्राइसेस ऊपर जा रहे हैं, ठीक है। अब ये इंपोर्ट को लेकर क्या इशू है वो भी अभी जानेंगे, इंपोर्ट डिपेंडेंस में। तो यहाँ पर हम लोग क्या कर रहे हैं, सबसे ज्यादा हम लोग इंपोर्ट करते हैं वियतनाम एंड इंडोनेशिया से, ठीक है, क्योंकि हमारा खुद का डोमेस्टिक प्रोडक्शन बहुत कम है। अगर मैं आपको फैक्ट्स एंड फिगर बताऊं इसके बारे में तो हमारा जो कंजम्पशन है वो है अराउंड 14.16 लाख टन, और जबकि जो हमारा प्रोडक्शन है इट इज जस्ट 8.57 लाख टन, ठीक है। तो ये जो इतना मैसिव गैप आ रहा है डिमांड में एंड सप्लाई में, ठीक है, इस वजह से हमें और ज्यादा इंपोर्ट करना पड़ता है, और वियतनाम इंडोनेशिया से हम काफी सारा इंपोर्ट भी कर रहे हैं। अब इंपोर्ट में भी एक प्रॉब्लम जो आ रही है वो आ रही है हाई इंपोर्ट ड्यूटी की। आपने आप एक कंसेप्ट जानते होंगे, इन्वर्टेड ड्यूटी, ठीक है। इन्वर्टेड ड्यूटी क्या होती है कि हम लोग जो रॉ मटेरियल इंपोर्ट कर रहे हैं, ठीक है, उस पे तो लगा रहे हैं हम लोग हाई ड्यूटी, तो रॉ मटेरियल महंगा हो गया तो ऑब्वियसली बात है कि जो डोमेस्टिक प्रोडक्शन हम लोग करेंगे वो क्या हो जाएगा, और भी ज्यादा कॉस्टली हो जाएगा। बट एट द सेम टाइम हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं, जो फिनिश प्रोडक्ट्स आ रहा है जैसे मैट्रेसेस, ठीक है, बलून्स या टायर्स, उन पे हम बहुत कम इंपोर्ट ड्यूटी लगा रहे हैं। यानी कि अगर हम रॉ मटेरियल बना के ला के डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं तो वो हमें कॉस्टली पड़ रही है, लेकिन अगर हम फिनिश प्रोडक्ट्स ही इंपोर्ट कर रहे हैं डायरेक्ट तो इस पे हमें बहुत कम टैक्स पे करना पड़ रहा है, राइट। सो जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर आप ग्लव्स बनाने जो डॉक्टर्स वगैरह पहनते हैं, ठीक है, या बलून्स बनाने तो उस पे लग रही है रॉ मटेरियल पे ड्यूटी 75%, लेकिन अगर आपको यही ग्लव्स बलून्स वगैरह इंपोर्ट करने तो उस पे लग रही है सिर्फ 10% ड्यूटी। तो आप बताइए फिर कौन बेवकूफ होगा जो रॉ मटेरियल इंपोर्ट करेगा इतनी हाई ड्यूटी पे करके और फिर अपने यहाँ पर प्रोडक्शन करेगा डोमेस्टिक, ठीक है। फिर वो बेटर है कि वो डायरेक्टली फिनिश प्रोडक्ट से इंपोर्ट नहीं कर लेगा, ठीक है। तो ये जो इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर है इस वजह से भी हमारे यहाँ प्रॉब्लम हो रही है इंडस्ट्रीज को, इन्वर्टेड ड्यूटी, राइट। तो ये जो हाई इंपोर्ट ड्यूटी है इस वजह से भी प्रॉब्लम हो रही है, राइट। और ओवरऑल अभी जो टैक्स लग रहा है लेटेक्स पे ही लग जाता है 25% कस्टम ड्यूटी, या आप कह लीजिए कि पर केजी 30 रुपीज, राइट। तो इन्वर्टेड ड्यूटी, इसको हाई इंपोर्ट के अंडर में आप लिख लीजिए यहाँ पर इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर। हम लोग रॉ मटेरियल पे ज्यादा ड्यूटी लगा रहे हैं और फिनिश प्रोडक्ट्स पे कम लगा रहे हैं, तो फिर कौन आएगा हमारे यहाँ डोमेस्टिक प्रोडक्शन करने। दूसरा है जियोपॉलिटिकल सिचुएशन। अब यहाँ पर हमारे लिए एक तो चाइना का आजकल एटीट्यूड ऐसा है कि वो स्टॉक पाइल कर रहा है, वो रबर को एक्सपोर्ट नहीं कर रहा, वो अपने यहाँ पे स्टॉक करके रख रहा है, और उसी वजह से इंटरनेशनल प्राइसेस इसके बढ़ते जा रहे हैं। और दूसरा हमारे लिए एक इंपॉर्टेंट सप्लायर हुआ करता था बांग्लादेश रबर का, और बांग्लादेश में जब पॉलिटिकल टर्मोइल शुरू हुआ तो वहां से भी सप्लाई लाइन जो थी वो थोड़ी सी कट ऑफ हो गई है फिलहाल के लिए। दूसरा मॉनसून, इस साल हर जगह करीब हाई रेनफॉल हुई है और इसी वजह से हमारे यहाँ जो प्रोडक्शन था उतना बेटर नहीं हो पाया है। चलिए, तो ये हो गए कॉजेस और नोट्स यहाँ पर हैं। देखिए मैंने इसको ना अभी तक फ्री रखने की कोशिश की थी बट इतना पुअर रिस्पॉन्स आया है कि मैं इसको फ्री नहीं रख सकता अब एनीमोर। आपको अगर इसको एक्सेस करना है तो आपको ऐप आप डाउनलोड कर सकते हैं, इजी एस पाई यूपीएससी नाम से ही ऐप है, एंड यही सेम लोगो आपको दिखेगा वहां पर, और वहीं पे आपको ये पीडीएफ वगैरह मिलेंगी, और ऑल दिस कम अंडर दी पेड कोर्स जिसका चार्ज नॉमिनल रखा गया है 1000 रुपीज मंथली। उसमें सब चीजें मिल जाएंगी आपको, मेंस 450 प्लस मिल जाएगा आपको, ये भी मिल जाएगा, और जब हम लोग अभी मेंस के बाद प्रीलिम्स रिवीजन सीरीज दोबारा स्टार्ट करेंगे तो वो भी उसी में इनबिल्ट रहेगी, ठीक है।
इसे फ्री रखना सस्टेनेबल नहीं है। मैं आई ट्राइड बट लोगों का रिस्पॉन्स उतना अच्छा नहीं रहा, तो अगर कुछ 5-6 लोगों को ही पढ़ाना है तो फिर वो ऐप पे पढ़ाना ही ठीक है। चलिए, नाउ अब यहाँ पे बात आ जाती है कि गवर्नमेंट ने मेजर्स क्या लिए हैं रबर कल्टीवेशन को प्रमोट करने के लिए। तो सबसे पहले हमने रबर बोर्ड ऑफ इंडिया बनाया बाय रबर बोर्ड एक्ट 1947। नाउ कैन यू टेल मी द हेडक्वार्टर इन कमेंट सेक्शन, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है रबर बोर्ड का, क्योंकि इसी पे बेस्ड क्वेश्चन आया था 22 प्रीलिम्स में, ठीक है। और ये आता किसके अंडर में, तो ये आता है मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के अंडर में, मिनिस्टर ऑफ एग्रीकल्चर नहीं कर देना गलती से। अब इस रबर बोर्ड का काम क्या है, मोस्टली इसका काम है रिसर्च एंड डेवलपमेंट को प्रमोट करना, ठीक है। न्यू या इनोवेटिव कल्टीवेशन टेक्निक्स को प्रमोट करना, डिजीज कंट्रोल पर फोकस करना, ठीक है, एंड डेवलप करना हाई यील्डिंग क्लोन्स, राइट। इसके अलावा ट्रेनिंग प्रोग्राम भी रन करता है अब ये बोर्ड, ताकि फार्मर्स तक बेस्ट प्रैक्टिसेस पहुंचाई जा सके, बेस्ट टेक्निक्स टेक्नोलॉजी पहुंचाई जा सके, प्लांटेशन मैनेजमेंट को प्रमोट किया जा सके, राइट। सो दिस इज फर्स्ट स्टेप जो गवर्नमेंट ने लिया है। दूसरा, प्राइस स्टेबलाइजेशन स्कीम। अब जब प्राइस वोलेटिलिटी, जब भी इस तरह की जो भी कमर्शियल क्रॉप्स हैं इनमें प्राइस वोलेटिलिटी काफी आती रहती है, ठीक है, इंटरनेशनल मार्केट में, तो उसी को करने के लिए हम लोग लेकर आए प्राइस स्टेबलाइजेशन स्कीम, ताकि एंश्योर किया जा सके कि फार्मर को कम से कम एक मिनिमम सपोर्ट प्राइस तो मिल ही सके जब मार्केट में इसके प्राइस हद से ज्यादा गिर जाएं, लाइक लो प्राइसेस के टाइम पर। सिमिलरली सब्सिडीज एंड फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड किया गया है यहाँ पर, स्पेशली स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स को। इनको इनको हम लोग सब्सिडीज देते हैं फॉर न्यू प्लांटेशन एज वेल एज अगर आप ओल्ड रबर ट्री को ही रीप्लांट करना चाहते हो, और पूरा फोकस रहता है कि प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज करने पर ध्यान दिया जाए। इसके अलावा फाइनेंशियल असिस्टेंस में हम लोग इंटरेस्ट सबवेंशन देते हैं, आप जो लोन ले रहे हैं उस पर, राइट। और इसी के थ्रू जैसे हमने एक स्कीम चलाई हुई है दैट इज कॉल्ड एज नॉर्थ ईस्ट एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम। इसमें हमारा पूरा फोकस है कि हमें नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स पर ज्यादा फाइनेंशियल सपोर्ट और सब्सिडीज देने की जरूरत है, ताकि एरिया और प्रोडक्टिविटी दोनों को ही इंक्रीज किया जा सके नॉर्थ ईस्ट में, ठीक है। और ऑयल पाम के कल के वीडियो में भी हमने यही देखा था कि नॉर्थ ईस्ट पर ही मेजर फोकस है। सिमिलरली एक्सपेंशन ऑफ रबर कल्टीवेशन, तो ये दो ही तरीके से आ सकता है, या तो हम प्रोडक्टिविटी बढ़ा लें, हाई यील्ड हो हमारी, या फिर हम लोग इसमें एरिया इंक्रीज कर लें। तो पहला हमारा मिशन यही था विच वॉज नोन एज मिशन मोड प्रोजेक्ट फॉर एक्सपेंशन ऑफ एरिया, राइट। इसका पूरा फोकस था कि जो नॉन ट्रेडिशनल एरियाज हैं, केरल तमिलनाडु हो गए, ठीक है, नॉर्थ ईस्टर्न जो नॉन ट्रेडिशनल एरियाज हैं उनमें हमें ज्यादा एक्सपेंशन करना है इसका, और इसी के लिए हम लोग लेकर आए नेशनल रबर पॉलिसी 2019। अब इस पॉलिसी के पूरे फीचर्स नहीं पूछे जाएंगे आपसे, बट यू कैन अंडरस्टैंड कि एक हम लोग रबर पॉलिसी ला रहे हैं तो उसमें हमारा क्या फोकस होगा। पहला, एरिया एक्सपेंशन करना है। दूसरा, इसमें रिसर्च को प्रमोट करना है, ठीक है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट। जैसे हमने यहाँ पर ये जीन यूज करके स्पेशल प्लांट बनाया नॉर्थ ईस्टर्न क्लाइमेटिक कंडीशन के अकॉर्डिंग, ठीक है। एरिया बढ़ा लिया, रिसर्च एंड डेवलपमेंट की, तो अल्टीमेटली हमारी प्रोडक्टिविटी बढ़ जाएगी। उसके बाद हमें इंश्योर करना है कि वहां पे जो लेबर हैं, जो स्किल्ड वर्कर्स हैं, उनको फेयर वेज मिले जो रबर का कल्टीवेशन कर रहे हैं, राइट। तो ये सब बातें हमने की थी नेशनल रबर पॉलिसी 2019 में, ठीक है। उसके अलावा रिसर्च एंड इनोवेशन में तो हमारा फोकस यही है कि हम हाई यील्डिंग वैरायटी डेवलप करें, ज्यादा से ज्यादा डिजीज रेजिस्टेंट रबर क्लोन्स बनाएं, ठीक है, ये फार्मर को दे सके हम लोग। दूसरा, क्लाइमेट रेजिलिएंट रबर बनाना है। इसमें आप कोट करेंगे वो एग्जांपल नॉर्थ ईस्ट का, ठीक है, जो हमने जेनेटिक इंजीनियरिंग के थ्रू बनाया है, सॉरी जेनेटिक मॉडिफिकेशन, दोनों में फर्क होता है, जेनेटिक इंजीनियरिंग अलग है, जेनेटिक मॉडिफिकेशन अलग है। जेनेटिक इंजीनियरिंग इज लाइक कि आपने कोई जीन निकाल के हटा दिया, ठीक है, लेकिन जेनेटिक मॉडिफिकेशन इज लाइक कि आपने कोई नया जीन, दूसरा बाहर से कोई जीन लाके उसमें ऐड किया, दैट इज कॉल्ड एज जेनेटिक मॉडिफिकेशन, ओके। नेक्स्ट इज स्किल डेवलपमेंट एंड एम्प्लॉयबिलिटी। तो यहां पर हमारे जो वर्कर्स हैं उनको हमें ट्रेन करना होगा इन मॉडर्न टेक्निक्स, राइट। इसके अलावा ताकि इंप्रूव हो सके उनकी एफिशिएंसी, एंड एट द सेम टाइम हमें सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस को ही प्रमोट करना होगा कि हार्म नहीं करना है एनवायरमेंट का, और अल्टीमेटली नेक्स्ट गोल इज कि ज्यादा से ज्यादा एम्प्लॉयमेंट जनरेट करना है,
ओके, अब वो कैसे हो सकता है कि हम लोग रबर बेस्ड इंडस्ट्रीज को ज्यादा प्रमोट करें, रबर बेस्ड इंडस्ट्रीज को मोस्ट इंपॉर्टेंटली इन रूरल एरियाज, राइट। तो वो हो गया। दूसरा, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में हमें क्या करना है, तो इसके लिए हमने बनाए हैं रबर इंडस्ट्रियल पार्क, रबर इंडस्ट्रियल पार्क, ठीक है। उसके अलावा हमने इसमें कोल्ड स्टोरेज फैसिलिटीज बना रहे हैं इसके लिए, तो उसमें हम लोग काफी इन्वेस्टमेंट इनवाइट कर रहे हैं, ठीक है। हमने 100% एफडीआई भी अलाउ कर दिए इन रबर प्लांटेशन, 100% एफडीआई, राइट। इसके अलावा बाकी बातें आप सस्टेनेबिलिटी की कह सकते हैं कि जैसे हमें ऑर्गेनिक ऑर्गेनिक रबर पे ज्यादा फोकस करना है। ये सारे पॉइंट्स मैंने आपको पीडीएफ में लिख दिए हैं, ठीक है। और सिर्फ ऑर्गेनिक रबर का कल्टीवेशन को प्रमोट नहीं करना है, उनको उनका सर्टिफिकेशन भी जरूरी है, एज वेल एज उनको मार्केट लिंकेज प्रोवाइड करना भी जरूरी है। ओके, इसके अलावा सस्टेनेबिलिटी में आप लिख सकते हैं कि हमें प्लांटेशन मैनेजमेंट की जब हम लोग बात कर रहे हैं, प्लांटेशन मैनेजमेंट, तो यहाँ पर वही सब बातें करनी है आपको कि एग्रो फॉरेस्ट्री प्रमोट करनी है, उसके साथ साथ ही किया जाए ये सॉइल कंजर्वेशन हो ताकि हमारी सॉइल डैमेज ना हो इससे, और वाटर मैनेजमेंट हो ताकि वाटर को एफिशिएंटली यूज किया जा सके, पंजाब जैसी हालत ना हो, ठीक है। तो ये 7-8 पॉइंट्स हैं जो आप लिख सकते हैं गवर्नमेंट ने जो मेजर्स लिए हैं रबर प्लांटेशन को इंप्रूव करने के लिए, ठीक है। ये नोट्स हैं, आपको ऐप पे मिल जाएंगे, ये यूट्यूब पे या टेलीग्राम चैनल पे नहीं मिलेंगे अब, ठीक है। इसके अलावा और फर्दर स्टेप्स क्या ले सकते हैं, तो वो आप अब इजीली लिख सकते हैं कि हमें और सपोर्ट एक्सपैंड करना होगा अंडर द नेशनल रबर पॉलिसी, ठीक है। और ज्यादा हम लोग को सब्सिडीज देनी चाहिए फार्मर्स को, एटलीस्ट इन दिस टफ टाइम, जब इंटरनेशनल प्राइसेस बहुत ज्यादा हाई भी हो रहे हैं और एट द सेम टाइम प्रोडक्शन हमारा कम हो रहा है, ठीक है। तो हमें और ज्यादा सब्सिडीज देनी चाहिए, फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड करना चाहिए, स्पेशली फॉर न्यू प्लांटिंग एज वेल एज रीप्लांटिंग ऑफ द रबर। एट द सेम टाइम हमें स्किल्स भी देनी होगी, ट्रेनिंग प्रोग्राम चलाने चाहिए ग्रोवर्स के लिए ताकि कल्टीवेशन टेक्निक्स एंड प्रोडक्टिविटी इंप्रूव की जा सके। हमें रिसर्च में और ज्यादा इन्वेस्ट करना चाहिए, जैसे हमने नॉर्थ ईस्ट के लिए किया वैसे ही और भी रीजन्स हैं उनके लिए भी रीजन स्पेसिफिक चेंजेस करने चाहिए हमें इस प्लांट में। इंक्रीज फंडिंग फॉर द रिसर्च ऑन हाई यील्डिंग एंड डिजीज रेजिस्टेंट रबर वेराइटीज थ्रू गवर्नमेंट सपोर्टेड रिसर्च इंस्टीट्यूशन एंड यूनिवर्सिटीज। इसके अलावा हम लोग कोलैबोरेशन कर सकते हैं बिटवीन गवर्नमेंट एज वेल एज प्राइवेट सेक्टर टू इन्वेस्ट इन द रबर प्लांटेशन एंड प्रोसेसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, ठीक है। ये खासकर सेक्टर है जिसमें प्राइवेट वाले ही आ सकते हैं, इसलिए हमने एफडीआई 100% अलाउ की है सेक्टर में। So, in conclusion, you can say that yes, this industry is vital for our economy, but there is persistent shortage leading to increased import and high cost. So, we need to address this. और इसके लिए हमें जरूरत होगी बूस्टिंग डोमेस्टिक प्रोडक्शन, इंप्रूविंग सप्लाई चेन एंड सपोर्टिंग पॉलिसीज लाइक द नेशनल रबर पॉलिसी विथ फोकस ग्रोथ एंड रिसर्च। इंडिया कैन रिड्यूस इंपोर्ट डिपेंडेंसी एंड मीट इट्स डिमांड। ओके, सो आई थिंक ये इतना कंटेंट काफी है अगर आपको मेंस में भी क्वेश्चन आता है इस पर तो। ओके, बाकी आप प्लीज इस जीन का नाम याद रखिएगा, ये आपको प्रीलिम्स में आज नहीं तो कल जरूर पूछा जाएगा। ओके, जीन MNSOD कि हमने ये किस में यूज किया है, तो हमने इसको किया है नॉर्थ ईस्ट में रबर कल्टीवेशन प्रमोट करने के लिए, एक स्पेशल वैरायटी बनाने के लिए, ठीक है। सो दैट्स इट फॉर दिस सेशन, थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग, हैव अ ग्रेट डे एंड कीप लर्निंग।